रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त ज्योति मलिक। दोस्तों, अलग अलग टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं जो कि आपकी लाइफ को सिंपल, हैप्पी और स्मूथ बनाने में हेल्प करता है। बहुत से टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं, आपके रिलेशनशिप से लेकर आपकी हॉबीज तक, और आपकी लाइफ की छोटी छोटी ऐसी प्रॉब्लम्स जो कहीं ना कहीं आपको तोड़ कर रख देती है। तो आज भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो कि आज के यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको किसी भी हद तक ले जा सकती है। आप भी समझिएगा कि कहीं आप तो नहीं इस प्रॉब्लम में फंस गए और इसके नुकसान का शिकार हो गए। आज का हमारा टॉपिक है लव वर्सेस अटैचमेंट। हम कॉलेज में होते हैं ना, तो हमें दूसरे तीसरे दिन कोई लड़की या लड़का पसंद आता है और चौथे दिन हम बोल देते हैं जाकर आई लव यू, और कई बार तो 10वें दिन ही हम आई हेट यू पर आ जाते हैं। बहुत कुछ होता होगा, हर इंसान की अपनी कहानी होती है तो आप अपनी कहानी तो हमें बताएंगे, बट आज हम एक जनरल अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं लव और अटैचमेंट के बारे में। यानी कि आज का शो सुनकर आप ये समझ पाएंगे लव क्या है, अटैचमेंट क्या है, और ये आई लव यू और आई हेट यू के बीच की जर्नी क्या है। तो अगर आप ऐसी आई हेट यू जैसी अनवांटेड थिंग्स का शिकार नहीं होना चाहते, तो आज का शो आपको पूरा सुनना होगा, क्योंकि आज हमारी लाइफ कोच कविता हंस हमें गाइड करने वाली हैं कि अटैचमेंट क्या है और लव क्या है, और कैसे आपको समझना है कि आपका ये ट्रू लव है या ओनली अटैचमेंट ही है। मुझे तो भाई अटैचमेंट और लव का वैसे डिफरेंस खास पता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है जो इंसान अच्छा लगा बस वो लव हो गया चलिए मैम से बात करते हैं। वेलकम मैम। हेलो, हाय ज्योति एंड हेलो लिसनर्स। यस ज्योति, बहुत ही बड़ा और डीप टॉपिक लेकर आए हो आज आप, लव वर्सेस अटैचमेंट। और जैसा कि अभी तुम बोल रहे थे कि कॉलेज तो भूल जाओ, आजकल तो स्कूल में देखिए आप, आई फील राइट फ्रॉम इवन 7th स्टैंडर्ड में ये चीज़ें बहुत दिखने लगी हैं। आई लव यू है ना, तो इससे 7th स्टैंडर्ड में भी हर बॉय का एक गर्लफ्रेंड है और गर्ल की एक बॉयफ्रेंड है। अरे तो मेरे ब्रदर ने तो जल्दी 4th क्लास में ही अपने साथ बैठी लड़की को आई लव यू लिख के दे दिया था। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में कंप्लेंट आई थी हाँ, तो ये जर्नी शुरू हो जाती है। आई थिंक वेरी राइटली यू आर सेइंग, आई एम सेइंग 7th एंड यू आर सेइंग 4th मे बी। तो तुम मेरे से छोटी हो तो तुम्हें और पता है कि कहाँ से शुरू हो जाता है ये तो मुझे ऐसा लगता है कि लव और अटैचमेंट का डिफरेंस 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझाना या पता होना तो बहुत दूर की बात है। मुझे लगता है कि 4th 5th 7th स्टैंडर्ड जो है उसमें ये एक स्टेटस सिंबल हो गया है ना, कि छोटे बच्चे हैं कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड है, उसकी गर्लफ्रेंड है या उसका बॉयफ्रेंड है तो मेरा भी होना चाहिए। तो एक ये जो क्लास का एक पीयर प्रेशर भी मैं बोलूँगी कि भाई अगर मेरा है तो तुम्हारा भी होना चाहिए। यहाँ तक भी मैंने देखा है कुछ बच्चों की अगर गर्लफ्रेंड नहीं है या लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं जिनके, तो उनको ऐसा लगता है कि ये ग्रुप जो है या ये जो क्लासमेट है ये मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, या मैं ना वो कूल नहीं हूँ। ये कूल वर्ड बहुत चल रहा है आजकल कि यू आर नॉट दैट कूल। आई मीन लाइक व्हाट कूल, बिकॉज यू डोंट हैव अ बॉयफ्रेंड और यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। So just to get that acceptance in the group, okay, just to be a part of that group, many girls are going, towards कि ठीक है मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, और बॉयज भी जा रहे हैं कि हाँ मेरी भी एक गर्लफ्रेंड है। तो वो एक्सेप्टेंस लेने के लिए, और सेकंड पॉइंट है पीयर प्रेशर भी है कि भाई सबकी है तो मेरी क्यों नहीं होनी चाहिए, मेरी भी होनी चाहिए। हालांकि लव का और अटैचमेंट का मुझे नहीं समझ में आता है कि इस लेवल पे बच्चों को कुछ इस बारे में पता होगा। they are just going with these 2 or 3 things, I feel so. या अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ना, 9th 10th 11th 12th कॉलेज में आ गए हम, तो उसमें भी मैं देखती हूँ कि ब्यूटी अट्रैक्ट्स अ लॉट।
है ना। हम सबके दिमाग के अंदर एक इमेज है अपने बॉयफ्रेंड और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर, और जैसे ही हम उसको मिलते हैं या उसको हम देखते हैं तो वो एक जो है ना सोलमेट वाली कहानी कि भाई वो मेरा सोलमेट है, मुझे लगता है कि हाँ यही मेरा सोलमेट है। और वो सोलमेट को हम कहाँ से देख रहे हैं? अपने दिमाग के अंदर जो एक विजुअल आपने क्रिएट किया हुआ है कि भाई अगर लड़की होगी तो बहुत फेयर होगी, टॉल होगी, स्लिम होगी, लंबे बाल होंगे और स्मार्ट होगी, कॉन्फिडेंट होगी। और जैसे ही आपने वो लड़की देखी, आपके कॉलेज में दिख गई या स्कूल लेवल में भी दिख गई, तो आपको लगता है कि मुझे उससे प्यार हो गया है, आई लव। तो आई थिंक ब्यूटी अट्रैक्ट्स, बट आई वुड लाइक टू स्ट्रेस हियर दैट this is or this may not be the true love. This can be the mere attraction. This can be the mere attachment, and you are getting attached to what? You are getting attached to the looks. You are getting attached to the beauty. You are getting attached to the height, the figure, the fairness. I don't know. The list is endless. तो जब भी आपको इस तरीके का कुछ फीलिंग आता है तो ये सवाल अपने आप से करना बहुत जरूरी है कि इनमें मुझे क्या अच्छा लगता है ना। What is the thing which I like about her or what is the thing which I like about him, है ना। तो अब ये we can move further for the attachment category. अब मान लीजिए कि जवाब आ गया कि नहीं ये तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसके बिना तो मुझे ना दिन अच्छा लगता है ना रात अच्छी लगती है, बस मैं उसको ही देखता रहता हूँ और बस सपनों में भी मेरे वही आती है। ऐसा बहुत बच्चे यूथ आजकल का ये बात बोलता है। और इसका रिजल्ट कभी कभी ऐसा भी होता है ज्योति कि हम जो है ना हमेशा क्योंकि उसी के बारे में सोचते हैं तो हमारे माइंड में ये भी आता है वो कहाँ गई है, वो आज कॉलेज क्यों नहीं आई, वो आज मूवी देखने गई है तो किसके साथ देखने गई है, वैसे तो वो मुझे रोज फोन करती है, आज उसका फोन क्यों नहीं आया, कहीं वो किसी और के साथ तो नहीं गई है आज। तो इस तरीके की बहुत सारी इनसिक्योरिटीज और बहुत सारे फियर होते हैं हमारे में, है ना। अगर हम सब में ये सारे फियर्स हैं और हम ऐसी सोच रखते हैं तो समझ जाइए कि आप एक अटैचमेंट में हैं। आप एक ये आप बहुत बड़ी क्लैरिटी है। क्योंकि लव के अंदर इनसिक्योरिटी है ही नहीं, है ना। ट्रू लव के अंदर तो फियर है ही नहीं। तो ये इसका क्या मतलब हो रहा है कि अटैच हो रहे हैं हम उसके साथ और हमें अब सब कुछ जानना है कि उसकी जिंदगी में क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों कर रही है या वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो मुझे फोन क्यों नहीं करता, वो मेरे साथ मूवी क्यों नहीं जाता। या ये भी हो सकता है कि जब आपने उनको फोन किया उन्होंने नहीं उठाया हो और 5 मिनट बाद जब आपने फोन किया हो तो वो फोन एंगेज आ रहा है ना। अब वो फोन एंगेज हो रहा है आया है और आपके दिमाग के अंदर कहानी चलनी शुरू हो गई कि उसका फोन एंगेज आ रहा है, मतलब उसने मेरा मिस्ड कॉल देखा होगा, उसने मेरा मिस्ड कॉल देखा होगा तो उसने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या उसकी लाइफ में मेरी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना। तो ऐसा बम्बार्डमेंट होने लगता है कि हम सब कुछ अपनी चीजों को भूल जाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कि किसी तरीके से अब मैं उसको कैसे अपने अंदर ले आऊं, मतलब मैं उसको कैसे अपने कंट्रोल में ले आऊं, है ना। और ये सारे सिंबल्स अटैचमेंट के हैं because true love never says this. तो अब मैम सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब हम किसी की तरफ अटैच हो जाते हैं, सपोज किसी लड़की को लड़का पसंद आ गया या लड़के को लड़की पसंद आई, तो शुड वी अलाउ दैट अटैचमेंट और सप्रेस इट कि नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना। अब ये तो बहुत एक अपना पर्सनल मैटर हो सकता है। मेरे हिसाब से तो अगर हम किसी को अपना पार्टनर मानने लगे हैं या हमें कोई अच्छा लगने लगा है तो उसके साथ सिर्फ अटैचमेंट तक रहेंगे तो बहुत तकलीफ होने वाली है। आपको भी तकलीफ होगी और उसको भी होगी, बिकॉज अटैचमेंट के अंदर ये 3 चीजें बहुत काम आती हैं ज्योति, जो मैं अभी आगे कवर करूंगी, जो आपको और क्लैरिटी देगा कि अटैचमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं। तो अब आप सोच लीजिए कि अगर आप वो 3 चीजों में खुश हो तो फिर आप अटैचमेंट में जी लीजिए, और अगर आपको लगता है कि नहीं इससे तो मेरी तकलीफ और बढ़ जाएगी और मेरे पार्टनर की भी तकलीफ बढ़ जाएगी, तो फिर चॉइस आपकी है। आप सोचे कि नहीं मुझे यहाँ से शिफ्ट होना है और मुझे ट्रू लव की तरफ जाना है। यस, असली प्रॉब्लम तो तकलीफ है। आज हम डिस्कशन कर रहे हैं वो भी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब तकलीफ फेस करते हैं। तो अगर आपको तकलीफ फेस नहीं करनी है तो आपको ये देखना है कि आपको अटैचमेंट में जीना है या लव में। ये बहुत बड़ी बात मैम।
हाँ, तो जैसे देखो ना ज्योति, अगर मान लीजिए आपकी कोई बहुत ही फेवरेट चीज थी और वो आज टूट गई, तो क्या लगेगा आपको? खराब हो गई या चली गई आपके पास से, तो क्या लगेगा आपको? दुख होगा। कैसा फील? दुख होगा, है ना? तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप उस चीज के साथ बहुत अटैच्ड थे आप। तो जब हम अटैचमेंट में रहते हैं ना, हर्ट होता है। I'll tell you further when we are discussing all these things. So, attachment is very, very directly proportional to the hurt. The more we are attached, the more is the hurt. And the more we are in love, and the more we will experience happiness. Oh, great. ये बहुत अच्छी आपने बात बोली है। अब मैम ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर फ्रेंड के साथ हमारा लव हो। चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड डिफरेंट बात है, हमारे आसपास ढेरों लोग होते हैं, सबके साथ वो अटैचमेंट तो हो सकती है, लव सबके साथ नहीं हो सकता। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, जरूरी नहीं है, हम बहुत सारे लोगों के साथ प्यार कर सकते हैं। हमें यहाँ पे प्यार की परिभाषा को समझना है। ज्योति, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती, तुम भी मेरे से प्यार करती हो। तो this love is not only the love between a boyfriend and a girlfriend or a husband and a wife. Okay, so that's this love that we are talking about is very, very pure, and it can happen with anyone, even with a parent and the child is also, there is love between that. अगर वहां पर भी अटैचमेंट अगर आ जाएगा तो वहां पर भी प्रॉब्लम हो जाने वाली है, और है प्रॉब्लम। जब कोई पेरेंट किसी बच्चे के साथ जिसके नंबर अच्छे नहीं आ रहे हैं या वो पढ़ाई अच्छा नहीं कर रहा है, जब वो आज बहुत सैड है, तो जब हम उसके साथ बात करते हैं, किस तरीके से बात कर रहे हैं, तो आर वी एक्सेप्टिंग द चाइल्ड द वे ही और शी इज, जैसा वो है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, या हम अपने भी फियर और अपना एंगर भी उसके ऊपर डालते हैं। तो समवेयर दैट मींस वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट दैट चाइल्ड द वे ही और शी इज। तो आज मैं ज्यादा पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशनशिप पे नहीं जाएंगे, आज हम ज्यादा बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड एंड हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप पर ही टिके रहेंगे। लेकिन क्योंकि आपने ये सवाल उठाया तो मैं ये बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि लव कैन हैपन बिटवीन एनी टू ह्यूमन, है ना? तो इसको हम वो ना कहें कि भाई यहाँ पर अटैचमेंट है, यहाँ पर लव है। तो जहाँ जहाँ अटैचमेंट होगा तो चीजें अगर चली जाएंगी तो हमें बहुत तकलीफ होने वाली है। लेकिन जहाँ लव भी रहेगा तो वहाँ एक खुशी रहेगी कि नहीं, कोई बात नहीं, आज मेरा दोस्त मेरे साथ भी नहीं है, कनाडा में भी बैठा है, तो भी कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ वो मेरे साथ है और मैं भी जानती हूँ कि वो भी मेरे साथ है ना? तो हम चाहे चैटिंग करें या ना करें, बट फिर भी। और मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगी, मेरे ना कुछ ऐसे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, गर्ल्स फ्रेंड्स थी, जो बहुत, आज मेरे को 20 साल हो गए उनको छोड़े हुए, लेकिन फिर भी ज्योति, हम जब बात करते हैं ना, साल में भी चाहे एक बार बात करते हैं, तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम रोज ही मिलते हैं। ओके, सो आई फील, और वो अगर वो 6 महीने मेरे से बात नहीं करती या मैं 6 महीने उससे बात नहीं करती, तो मुझे हर्ट नहीं होता, मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने मेरे से बात क्यों नहीं करी। भाई नहीं करी होगी, वो अपनी जिंदगी में बिजी है, मैं भी अपनी जिंदगी में बिजी हूँ। लेकिन जब हम बात करते हैं तो उसमें कोई शिकायत नहीं होती, जब भी हमारी बात होती है बहुत खुल के बात होती है। सो वी आर इन लव, वी आर हैविंग सम, we are sharing that true love with each other. We are sharing that acceptance that it's okay even if you are not able to give me that time, or even if I was not able to give you that time. Yes. अटैचमेंट थोड़ी सी डेंजरस लग रही है। चलिए, तो बहुत कुछ है बात करने के लिए। जैसे मैम ने भी बताया कि अटैचमेंट के 3 और कुछ पार्ट्स हैं, मीन्स जो भी मैम एक्सप्लेन करना चाहेंगे मैं भी सुनना चाहूँगी। आई एम वेरी एक्साइटेड, ताकि मैं अपने आप को एनालिसिस कर सकूँ और मैं समझ सकूँ कि मैं कहाँ पर हूँ एंड मैं अपने फ्रेंड से क्या एक्सपेक्ट कर लेती हूँ, कहाँ कमी है। तो चलिए, एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा। लेट्स हैव लिटिल फन, और उसके बाद विल बी राइट बैक इन योर फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस एंड विद मी ज्योति मलिक। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का आपके फेवरेट शो डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस में, और मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति मलिक। आज हम बात कर रहे हैं लव वर्सेस अटैचमेंट पर, यानी कि इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें अब एनालिसिस करना है कि हम अपनी लाइफ में अटैचमेंट में जी रहे हैं या लव में।
खास करके उस रिलेशन के बारे में जरूर सोचेगा जो कि आपके लाइफ का पार्ट है, जैसे कि आपकी वाइफ या फिर कई बार कोई बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। आपकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस आ रही हो अपने करीबी किसी रिलेशन से, तो वहां पर आपको एक बार एनालिसिस करने की जरूरत है, कहीं प्रॉब्लम आपकी तरफ से तो नहीं है। जी मैम, अब जरा डिटेल में मैं ये समझना चाहती हूँ कि अटैचमेंट और लव में फर्क क्या है। वैसे तो कुछ मुझे समझ आ गई है, पर और डिटेल से समझना चाहती हूँ। तो अब ये सोचो कि अगर एक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, और अभी अगर गर्लफ्रेंड ये चाहती है कि बॉयफ्रेंड जो है वो सब कुछ करे जो वो चाहती है ना, और वो सारी चीजें करनी चाहिए उसको, जब वो फोन करे तब उसको उठाना भी चाहिए और उसके लिए गिफ्ट भी लाने चाहिए, और उसके बारे में ही बस वो सोचता रहे। तो इसमें हमें क्या नजर आ रहा है कि गर्ल इज गेटिंग वेरी सेल्फिश, है ना। तो दिस मीन्स दैट शी मे बी इन अटैचमेंट, शी मे नॉट बी इन द ट्रू लव। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो लव है वो सेल्फलेस है। ओके, अटैचमेंट इज टू मच इनटू बीइंग सेल्फिश, है ना, जहाँ पे हम सिर्फ यही सोचते हैं मेरे बारे में क्या, मेरा क्या हुआ, तो हम दूसरे के बारे में सोच ही नहीं पाते। तो यहाँ पे बहुत ध्यान देना है अपने रिलेशन को देखते वक्त कि जब भी हम इस रिश्ते के साथ में होते हैं तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है। Am I thinking too much about I, or I always think about you? So if you are in true love, you will be, thinking about you, and this will be very lesser about I. Yeah. So this shift is very much required if you want to move from attachment to love. Yes. और सेकंड पॉइंट जो देखा गया है, जो अटैचमेंट है, अटैचमेंट ट्राइज टू कंट्रोल अदर्स, है ना, कंट्रोल योर गर्लफ्रेंड और कंट्रोल योर बॉयफ्रेंड। तू जहाँ जाएगी मेरे को बता के जाएगी, तूने कुछ खरीदा मुझे बताया क्यों नहीं, तेरे पास ये प्रॉब्लम थी तूने मुझे बताया क्यों नहीं, है ना। तो हम हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें जो करना है मेरे से बिना पूछे तुम कुछ नहीं कर सकती, इतनी बंदिश हो जाती है। मेरे पास याद है मेरे पास एक कपल भी आता था, तो उनकी नई शादी हुई थी और उनके तो 6 महीने हुए थे, और वाइफ ने बहुत शिद्दत के साथ अपने हस्बैंड के लिए काम करती थी। वो खाना भी बनाती थी, ब्रेकफास्ट देती थी उनको, पैक करके देती थी लंच। अब वो जब वो जाते थे ऑफिस, अभी वो कार में ही पहुंचते थे, तो ऑफिस जाने के लिए तो उनका पहला फोन आ जाता था, अरे कैसे हो आप, पहुंच गए ना कार में, हाँ ठीक है जी पहुंच गए, ओके। फिर वो रास्ते में गए थी, 15 मिनट बाद फिर फोन आता है, अरे आप पहुंच गए ऑफिस में, बस मुझे थोड़ी चिंता हो रही थी, आप पहुंच गए ना ऑफिस में, हाँ भैया पहुंच गया मैं ऑफिस में। फिर एक बार 11 बजे कॉल किया, चाय पी ली आपने, अब हो गया, लंच कर लिया आपने, अच्छा ये कर लिया आपने, वो कर लिया आपने। अब दिन में कम से कम 10 से 12 बार कॉल आ गया उनको। अब डेली इस रूटीन में रहना, तो क्या होगा, हस्बैंड को क्या लग रहा था कि भैया मेरे को चोकिंग लगता है, और एट टाइम्स वो क्या करते थे, उनका फोन नहीं उठाते थे, और जैसे ही उनका फोन नहीं उठा तो बवाल आ गया कि मैंने तुम्हें फोन किया था, तुमने मेरा फोन उठाया कैसे नहीं। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, यहाँ हम ये देख रहे हैं कि वाइफ को कितनी सारी इनसिक्योरिटीज हो रही हैं, कितने फियर है उनके अंदर कि कहीं ये मुझे छोड़ ना दें, या फोन क्यों नहीं उठा रहे, कहीं ये किसी से बात तो नहीं कर रहे, या ये मतलब ये मुझे इग्नोर कैसे कर रहे हैं, है ना। तो हम ये सब चीजों को ले ही नहीं पाते। So this is just one of the example I am giving. So what I am trying to make up a point is that do not believe in the control of your love. Okay, give adequate freedom. Allow them to enjoy their life. Okay, irrespective of whether you are only in a relationship or you are in a marriage relationship. दोनों relationship के लिए मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि भले ही आप अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड भी हैं, तो ट्रस्ट रखिए एक दूसरे के ऊपर। It's very important. The root to all this is the trust. If you are having trust towards your companion, okay, तो आपको ये सारी चीजों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। And give full freedom so that the person can enjoy it. Always remember कि देखिए, दो लोग जब हैं तो हम दो डिफरेंट लोग तो हैं ही, we are two different souls, okay, but we are getting into the commitment of being together. So when we are into the commitment of being together, that actually does not mean that you have the right to overpower me or you have the right to control me. Okay, I still have the right to live my life individually, है ना। तो हम कहीं जुड़े हैं तो हमें एट द सेम टाइम हमें हमारा फ्रीडम भी चाहिए। तो ये सारे कपल्स के लिए, और जो अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन में हैं, ये सब पन को बोलना चाहूंगी कि डू नॉट बिलीव इन कंट्रोलिंग अदर्स, कंट्रोलिंग योर कंपेनियन,
ओके, एंड हैव ट्रस्ट एंड अलाउ देम टू हैव देयर फ्रीडम। ये है मेरा पॉइंट नंबर 2। और थर्ड है कि लव जो है ना, अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो लव में जब आप उनके साथ रहेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बस बहुत पावर है मेरे पास, है ना। लव इज वेरी एम्पावरिंग, है ना। You will feel I am empowered. You will feel I am powerful. You will feel as if I am growing in life. Okay? जबकि अगर अटैचमेंट में होंगे तो आपको क्या लगेगा कि पावर जो है दूसरे के पास है, आपकी एनर्जी खत्म होती जा रही है, आप डिप्लीट होते जा रहे हो, आप स्क्वीज होते जा रहे हो, आपकी कोई मीनिंग नहीं है आपकी लाइफ में, है ना। एवरीथिंग इज अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द अदर पर्सन इज डीलिंग, और वो क्या सोच रहे हैं। तो लव इज वेरी वेरी एम्पावरिंग। सो ऑलवेज रिमेम्बर, जब भी आप कपल के अपने साथ में बैठे हैं टुगेदर, तो जब आप साथ में रहते हैं तो आपको फीलिंग कैसे आती है अंदर से? एक पावरफुल फीलिंग आती है या पावरलेस फीलिंग आती है? तो अगर पावरलेस फील हो रहा है तो समझ जाइएगा कि शायद यहाँ पे कहीं अटैचमेंट काम कर रहा है, और अगर ट्रू लव होगा तो आपको बहुत पावर मिलने वाली है दोस्तों। वाओ, बहुत अच्छे से सोचने वाली बातें हैं। अपनी लाइफ में ये होता ही है, हर किसी की लाइफ का पार्ट है। हम कहीं ना कहीं किसी से अटैच्ड होते हैं और कहीं ना कहीं किसी के साथ हमें लव भी होता है। तो हमें इन चीज़ों को एक बार देखने की ज़रूरत है। और मैम, जैसे आपने कहा, आपने एग्जाम्पल दी एक कपल की जिसमें वो एक्सपेक्ट करती थी, पूछती थी, अगर नहीं होता था तो फिर बस बवाल हो जाता था। तो कहीं ना कहीं जो ऐसे रिलेशंस होते हैं वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है, सपोज शुरू में आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा लव है, आप बहुत अच्छी लाइफ बिता रहे हैं, जहाँ पर इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई, अटैचमेंट पे आए पहले, और दूसरा पर्सन भी फिर बाद में आपसे दूर हटने, वो तो हेट पे आ जाएगा। मतलब ऐसा है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि 50% प्रॉब्लम तो हम इसी वजह से ही क्रिएट कर देते हैं, जो ये आपने बताया कि हम क्वेश्चनिंग करते हैं या हम और तरह से कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। तो जो दूसरा पर्सन भी हमें लव करता होगा वो भी पीछे हट जाएगा, हम खुद हटाते हैं उसे। हाँ, क्योंकि उसकी फ्रीडम में हम आ गए ना। तो हम अगर हम वाइफ से बात करेंगे, वो बोलेंगी नो, आई एम डूइंग आउट ऑफ केयर। वो बोलेगी 100% कि मुझे अपने हस्बैंड की बहुत केयर है इसलिए मैं करती हूँ। बट अगर वो सच में अपने आप से बात करेगी तो उसको समझ में आएगा कि शायद ये केयर नहीं है, ये कहीं फियर है नीचे। ओके, देयर इज द फियर ऑफ लूजिंग दैट पर्सन, isn't it? So where is that trust? Where is that trust? तो वो ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है रिश्ते की कामयाबी के लिए, बहुत जरूरी है। तो हमेशा जब हम कोई भी चीज आउट ऑफ केयर करेंगे ना ज्योति, तो वो गुड एनर्जी देगी अगले बंदे को, है ना। आपके पार्टनर को एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन अगर हम कोई चीज आउट ऑफ फियर कर रहे हैं तो आपके पार्टनर को एक नेगेटिव एनर्जी मिलेगी आपके पास से। तो आप अपने पार्टनर से चेक भी कर सकते हो कि यार मैं ये चीजें करती हूँ, आप मुझे बताओ ना आपको कैसा फील होता है। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, आई एम फाइन विद इट एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, आई रियली लाइक इट, मूव, गो हेड, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वो बंदा कहे कि नहीं, आई फील सो बैड, आई फील आई गेट लॉट ऑफ नेगेटिविटी फ्रॉम यू, so at that moment you may want to question yourself कि am I really doing out of care or there is some fear inside it? Yes. अब अटैचमेंट के साथ केयर भी जुड़ रही है, मतलब कि लव वाली केयर कुछ और है और अटैचमेंट वाली केयर कुछ और है। तो ये जो केयर एक ही है पर उसमें उसका रूप कुछ और हो जाता है और उसमें उसका रूप कुछ और हो जाता है। तो हम और अच्छे से समझेंगे और भी कुछ हमारे क्वेश्चंस होंगे मैम से, क्योंकि लव और अटैचमेंट तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, हम सबकी लाइफ का पार्ट है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, म्यूजिकल ब्रेक। लेट्स एंजॉय दिस मेलोडियस सॉन्ग। वापस आएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे और कुछ और टिप्स लेंगे अपने लाइफ को बहुत ही लविंग बनाने के लिए, और जो हमारे आसपास है जिन्हें हम वाकई में लव करते हैं उनसे और अच्छे से जुड़ने के लिए। तो सुनते रहिए डियर जिंदगी विद लाइफ कोच कविता हंस एंड विद मी ज्योति मलिक, ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी का डियर जिंदगी में। और आज हम बात कर रहे हैं लव वर्सेस अटैचमेंट पर। यस, हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनसे हम अटैच्ड भी होते हैं और लव भी होता है।
कुछ की लाइफ में बहुत थोड़े भी होते हैं कुछ बहुत जल्दी अटैच्ड भी नहीं होते और लव भी नहीं होता। वैसे मैम ऐसा पॉसिबल है कि आप हर किसी से लव करें, अटैचमेंट लाइफ में हो ही ना, बस इतना है कि आप सब कुछ छोड़ के सबसे लव करें, ऐसा कोई पर्सन तो नहीं हो सकता? मुश्किल है, ऐसा पर्सन कोई मुझे तो नहीं मिला अभी तक। यस, तो अब मतलब ये है बिल्कुल मतलब ये है कि जिनसे आप लव करना चाहते हैं या आप कहते हैं कि मैं लव करती हूँ या करता हूँ, कहीं वहाँ अटैचमेंट तो नहीं है। मेन बात ये है ना मैम। बिल्कुल तो आज के शो का मकसद ये नहीं है कि आप सबसे लव करने बैठे, और वैसे तो नेचर सबकी हैप्पी होनी चाहिए, हेल्पफुल होनी चाहिए, केयरिंग होनी चाहिए, वो तो सच है, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबसे ही लव करते फिरे। और ये है कि अगर जिस पर्सन के साथ आप रह रहे हैं, आप कहते हैं कि ये मेरा लव है या मैं इनके साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ या कर रही हूँ या कर रहा हूँ, व्हाटएवर, वहाँ पर अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हमें वहाँ थोड़ा चेक करने की ज़रूरत है कि वो अटैचमेंट ही रह रही है, उसमें लव खत्म हो रहा है। अच्छा मैम, खत्म हो रहा है से बात आई कि कभी ऐसा होता है कि हम लव में हैं, अभी हम बहुत अच्छा चल रहे हैं, बहुत अच्छा, और एकदम से पीछे आ गए, अटैचमेंट पे आ गए, वही जो आप कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग और सेल्फिश ऐसे। तो मुझे ऐसा लगता है ज्योति कि अगर थोड़े समय में हमारा लव चेंज हो रहा है तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि पहले जो था वो क्या था, वो अटैचमेंट था या वो लव था। तो अटैचमेंट में थे, मतलब कुछ तो कंडीशंस चल रही थी कि भाई ये चीजें आप करते रहोगे तब तक आप मेरे दिमाग में जो इमेज है आपको लेके वो फिक्स बैठ रही है और मुझे लगता रहेगा कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए कि एक हस्बैंड है, वाइफ है, और हस्बैंड के दिमाग में एक परिभाषा है कि वाइफ जो है ये 5-7 चीजें करनी चाहिए, है ना, घर का काम भी करना चाहिए, ऑफिस में जाना चाहिए, साफ सफाई भी करनी चाहिए, सब कुछ। अगर ये सब करती है तो फैंटास्टिक वाइफ होती है वो, अगर ये डेफिनेशन है उसकी अपने दिमाग के अंदर। तो जब तक वो लेडी इन सब चीजों को करती रहेगी उनको ऐसा लगेगा कि दोनों के बीच में फिटिंग अच्छी चल रही है ना। लेकिन अगर आप ये देखो, ये जो परिभाषा है ये उस मेल मेंबर की है, लेकिन कभी उसने अपनी इस परिभाषा से हटकर ये सोचा कि मेरी वाइफ के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती है इस रिलेशन से, उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी क्या नीड्स हैं अपने आप को लेके, है ना। हम मेजॉरिटी ऑफ द रिलेशंस जो है यहाँ पर फेल हो जाते हैं बिकॉज वी कीप ऑन फुलफिलिंग आवर सेल्फ नीड्स। और जब हम अपनी सेल्फ नीड्स फुलफिल करते हैं, हम दिस इज प्योरली अ सिम्टम ऑफ अटैचमेंट। ओके, तो अगर हम सच्ची में प्यार में हैं तो हम अपनी जरूरतों से ज्यादा उनकी जरूरतों को समझेंगे। हम ये पूछेंगे कि इन्हें क्या अच्छा लगता है, इनके दिमाग में इनकी सेल्फ ग्रोथ क्या है, ये क्या करना चाहती हैं, मैं इनकी कहाँ हेल्प कर सकता हूँ। तो जब हम ये लेवल पे जाते हैं तब हम सच्चे प्यार, क्योंकि अपनी जरूरतें पूरी करना अगेन सेल्फिशनेस है ना। और हमें अगर ट्रू लव में है तो हम सेल्फलेस हैं, तो हम उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी करेंगे। इट इज ऑलवेज अबाउट यू, इट विल नेवर बी अबाउट आई। और अगर दोनों का रेसिप्रोकेशन बराबर हो जाए कि वो दूसरी जो है वो भी आपके बारे में सोचती हैं और आप उनके बारे में सोचते हैं, तो सोचिए कितना सुंदर ये कपल रिलेशनशिप हो सकता है। डेफिनेटली मैम, बहुत अच्छी बात बोली आपने। और ऑब्वियसली जहाँ पर हम दूसरे के बारे में सोचते हैं वही सच्चा लव है। और मैम, लव में सैक्रिफाइसेस भी होते हैं, इज इट ट्रू? सैक्रिफाइस इटसेल्फ, इसकी अब आप सोचो आपके हिसाब से सैक्रिफाइस क्या है? इज इट अ नेगेटिव वर्ड फॉर यू और इट्स अ पॉजिटिव वर्ड फॉर यू? आपको क्या लगता है? पॉजिटिव है ना। तो अगर पॉजिटिव है मतलब दूसरों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अगर ये आप ऐसा सोचते हो तो ये करने के बाद आपको खुशी मिलेगी। If you are happy doing sacrifices for your loved one, it is good. I mean, nobody can stop you for that. But if you do sacrifice and then you say, because I have done sacrifice for you, now you also do sacrifice for me. तो अब तो ये तो business हो गया। डील हो गई। तो डील हो गई, अब तो हम business पे आ गए। तो फिर रिश्ता किधर गया, प्यार किधर गया, लव किधर गया, है ना। तो हमें ये बहुत ध्यान से सोचना है कि इफ आई एम डूइंग सैक्रिफाइस ऑल्सो, देन एम आई डूइंग आउट ऑफ लव, या मैं इसके बदले में कुछ चाहती हूँ इनसे। तो मैं डील में आ रही हूँ, मैं बिजनेस कर रही हूँ, या आई एम डूइंग दिस आउट ऑफ लव। इफ यू आर डूइंग विद आउट ऑफ लव,
सॉरी टू से मुझे ऐसा लगता है कि हम सब, मुझे नहीं लगता कि वो जो रियल लव की जो फीलिंग है वो शायद, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरे में तो है नहीं। मैं तो अपने मम्मा को भी जताने लग जाती हूँ, मैंने आपको ये करा तो आप भी मेरे लिए करो। हाँ तो यहाँ से हम थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को कि हम इसके अंदर एक्सपेक्टेशन ना रखें। इफ आई लव माई मम्मा, आई लव माई मम्मा एंड आई कैन डू एनीथिंग फॉर हर। बस इस भाव से चले, और जब आप इस भाव से चलोगे तो आपको बहुत हैप्पीनेस भी मिलेगी इफ यू आर रियली डूइंग इट ऑथेंटिकली, है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है कि हमारे किसी के साथ भी जो भी हमारा रिलेशन है वो एक ऑथेंटिक होना चाहिए, रियल होना चाहिए। उसमें कोई मास्किंग नहीं है, कोई हम मास्क पहन के बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि हम अंदर से सोच कुछ और रहे हैं और कर कुछ रहे हैं और कह कुछ रहे हैं। ये सारी चीजें हमारी सब कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए, सिंक में होनी चाहिए कि यस, इफ आई से आई लव माई मदर देन देयर आर नो कंडीशंस अप्लाइड। और अगर ऐसा हो जाए ज्योति, तो सच में ये प्लैनेट इतना खूबसूरत हो जाएगा और ये रिलेशंस कितने सुंदर हो जाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे आसपास लोग होते हैं और हम कहते हैं कि हमें बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार है, पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं होती, सिर्फ शब्दों में ही होती है बट रियलिटी में नहीं होती। तो इस पे आपको एक चेक देना है, चेक करना है आपको, और फिर आपको सोचना है कि कहाँ गलती है। और अगर आपकी तरफ से इम्प्रूवमेंट हो गई तो उस तरफ से भी इम्प्रूवमेंट होना बहुत ही पॉसिबल हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर यहाँ पे कंडीशन आ रही है, नहीं भी इम्प्रूव हो तो क्या? अच्छा, ओके, गॉट इट। हाँ, तो आपके जो पहले एक सवाल आया था उसमें एक पार्ट और भी मैं ऐड करूंगी ज्योति, कि बहुत जैसे शुरुआत में शादी हुई तो बहुत सारा लव है, हम एक्सेप्ट करते हैं एक दूसरे की चीजों को और हम करते चले जाते हैं। लेकिन ऐसा समय आ जाता है कि 5-7 साल बाद मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज स्पेसिफिकली, है ना, वो बहुत लोनली हो जाती हैं। उनके अंदर से वो शायद लव खत्म हो जाता है, जैसे कि अभी आपने बोला था कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा होता ही है, रीजन वही है कि जो हमने अभी पूरा डिस्कशन किया कि क्या आप पहले भी सच्चे लव में थे या डील थी, पता नहीं। उस बारे में सोचना बहुत जरूरी है कि भाई मैं ये करती हूँ तो तुम मेरे लिए ये करो, मैं ऐसा करती हूँ तो आप मेरे लिए ऐसा करो। ऑफ कोर्स अगर डील्स भी अच्छी चल रही हैं, आप दोनों खुश हैं, तो प्लीज कैरी ऑन। आई वुड नॉट लाइक टू से कि भाई ये सही या गलत है, लेकिन आपने क्योंकि पूछा लव क्या है, तो मैं लव की बहुत ऑथेंटिक क्लैरिटी यहाँ पे देने की कोशिश कर रही हूँ, जितनी भी नॉलेज मुझे है इस बारे में। तो जितनी भी लेडीज अभी स्लॉग कर रही हैं रिलेशन में अगर, तो मैं उनसे चाहूंगी कि वो ये 3 सवाल अपने आप से करें कि जब वो इस रिश्ते में हैं तो क्या वो ऐसा सोच रही हैं कि उनकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, वो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है ना। इज दिस रिलेशन एक्चुअली डिप्लीटिंग बिकॉज द पार्टनर इज नॉट रेसिप्रोकेटिंग या वट एवर, कुछ आपको एनर्जी नहीं मिल रही है इस रिश्ते में। सेकेंड पॉइंट में आपको ये भी सोचना हो सकता है कि आप इस रिश्ते में है ही क्यों। कोई डर है आपको कि मैंने अगर ये रिश्ता छोड़ दिया तो मम्मी पापा का क्या होगा, या सोशल एक्सेप्टेंस का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हूँ कि मैं अपने आप को डील कर पाऊँ। तो आप ये भी सोचो, आर यू इन दिस रिलेशनशिप आउट ऑफ सम फियर। थर्ड पार्ट आप ये देखना चाहोगे कि हाउ डिफरेंट वुड बी योर लाइफ इफ यू आर नॉट स्टेइंग विद योर पार्टनर। सपोज एकदम से इमेजिन करके देखिए कि अपने पार्टनर के साथ नहीं, अब मेरी जिंदगी क्या है। आपको लग रहा है कि नहीं, आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो सकती है और बहुत ज्यादा आप एक अच्छे तरीके से अपनी लाइफ जी सकते हो। तो मेरे दोस्त, मैं आपसे ये बोलूंगी कि सोच लो, अभी भी वक्त है। आप क्या करना चाहते हो? क्या आप इस रिश्ते में स्लॉग होना चाहते हो आगे, या फिर आप आगे बढ़ना चाहते हो? और अगर आपका पार्टनर रेसिप्रोकेट नहीं भी करता है, फिर भी आपको उनके बारे में चिंता करना अच्छा लगता है, उनके बारे में सोचना अच्छा लगता है, आप करना चाहते हो, तो प्लीज कैरी ऑन, बिकॉज यू मे बी इन द ट्रू लव। तो डोंट थिंक कि अदर दूसरा पर्सन आपके साथ कर रहा है कि नहीं। यू डू योर लव, यू डू योर एक्शंस, बिकॉज इट इज गिविंग यू हैप्पीनेस। So if you are happy, then please carry on with this relationship. Ultimately, your happiness is our aim. yes. तो बहुत अच्छा, मैम, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने, और आई होप कि सबको क्लैरिटी मिली होगी, मुझे भी बहुत मिली है। एंड जहाँ पर कुछ गड़बड़ है और मुझे लगता है कि आप लोग उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करेंगे, इवन आई विल डू द सेम।
तो मैम थैंक यू सो मच आज इतनी क्लैरिटी देने के लिए, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा हमारी लाइफ का एक पार्ट है और कहीं ना कहीं यहाँ पर हम मिस कर जाते हैं और कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाती है। तो उम्मीद है कि आप सब इसके बारे में सोचेंगे और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने में, कुछ सीखने में और अपनी लाइफ को अल्टीमेटली चेंज करने में अपना ही रोल प्ले करेंगे ताकि आपकी लाइफ हैप्पी हो। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले सप्ताह आपको फिर मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ जो कि हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और उम्मीद है कि आप हमें अपना फीडबैक और अपनी सजेशंस इस शो को इम्प्रूव करने के लिए देते रहेंगे। आपको विजिट करनी है रेडियो उड़ान की वेबसाइट radioudan.com, फीडबैक फॉर्म फिल कीजिए और साथ ही में आप मुझे पर्सनली मेरी ईमेल पर भी लिख सकते हैं jyoti@radioudan.com और सोशल मीडिया पर रेडियो उड़ान को जरूर फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए ताकि आपको हमारी अपडेट्स मिलती रहे। गुड नाइट, बाय बाय।